नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां पर एक तकनीकी विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। विश्वविद्यालय का नाम वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय बताया जा रहा है। डीएवी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और निजी कंपनी ओमनी ने टेक्नोलॉजी के बीच हुए करार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने छात्र छात्राओं से रिश्वत लेने और डिग्रियों के बड़े झोल-मोल का भी खुलासा किया। उनकी मांग है कि तत्काल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बर्खास्त किया जाए और विश्वविद्यालय के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। देखिए, आरोप कई प्रकार के हैं। स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो ऐसा है कि एमबीए के जैसे दून बिजनेस स्कूल जो कॉलेज है, वहाँ बच्चा है, एक अश्विन नाम का बच्चा था। उसने मास्टर्स की जो उसके लास्ट सेम के बैक थी, उसकी मार्कशीट थी, बाकायदा हम पे डॉक्यूमेंट्स मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो लास्ट सेम में उसके फेल शो हो रहा है वो मार्कशीट की जो लास्ट सेम की है, लेकिन उसके बाद भी उसे डिग्री दे दी जाती है यूनिवर्सिटी को, जो कि सीधे सीधे दिखता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा लिया गया है या कुछ ना कुछ घपला हुआ है, तो तभी वो डिग्री दी गई है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम यूनिवर्सिटी में पता करने गए तो पता चला कि उस डिग्री को वो विड्रॉ करती है यूनिवर्सिटी, कहती है हमारी गलती है। भई आप गलती से मतलब आप किसी भी बच्चे को ऐसे कैसे डिग्री दे सकते हो? और अगर हम बात ना उठाते या कोई भी मतलब बात ना उठाता तो वो डिग्री तो चलते रहती है। सीधे सीधे घपला है। और वो सिर्फ वो तो ये है कि एक दो बच्चे वो हैं जिनकी चलो हमें। अगली खबर दिनेशपुर से। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच ही एक बैठक में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा के विधायक तिलकराज बेहर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए पुलिस को उत्तराखंड प्रदेश सरकार का एजेंट बताया है। उनका आरोप है कि पुलिस सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है और सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही। पुलिस सरकार के एजेंट बनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। चाहे वो किच्छा हो या दिनेशपुर या गदरपुर, पूरे उत्तराखंड में पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध आगामी 6 तारीख को रुद्रपुर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री समेत हमारे नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दिनेशपुर के इतिहास में पहली बार दुर्गा पूजा के दौरान बाइक चालान के नाम पर मारपीट हुई। यहां तक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। प्रथम बार दुर्गा पूजा देखने आ रहे करीब 100 से अधिक बाइकों को रोककर उनका चालान किया गया। जो लोग मजदूरी करके 500 रुपए लेकर दुर्गा पूजा का मेला देखने आ रहे हैं, उनसे भी वहां पैसे छीन लिए गए। इस तरह से दिनेशपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा पूरे बंगाली समाज के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार को खनन डालने की कोशिश की गई। मेन मुद्दा यह है कि पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस को आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे हो चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे पूरे उत्तराखंड के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, झूठी FIR लिखी जा रही हैं, जेल भेजे जा रहे हैं लोग। उसके खिलाफ हमने हल्ला बोलने का फैसला लिया है पुलिस के खिलाफ। हम लोग 6 तारीख को 11 बजे जो आवास विकास की जो रिंग रोड है LIC के सामने वहाँ इकट्ठे होंगे। वहाँ हमारे पार्टी के नेता जी। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर NIT हमीरपुर के अंतिम वर्ष के एक छात्र के हॉस्टल के कमरे में रात के समय पंखे से फंदा लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। सुबह पता लगते ही पुलिस छानबीन में जुटी है। NIT प्रबंधन ने भी इस घटना पर शोक जताया है। छात्र की मौत पर स्थानीय की स्तब्ध है। खबर का पता लगते ही संस्थान में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक आशीष शर्मा डुअल डिग्री कोर्स कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अभी तक मृतक युवक के जान देने के कारणों का पता नहीं लग सका है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाला ये छात्र पढ़ने में भी काफी बढ़िया था और कुछ महीने बाद वो अपनी डिग्री पूरा ही करने वाला था। NIT हमीरपुर के रजिस्टर प्रो अर्चना नोनेटी ने छात्र की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि छात्र के इस तरह के कदम से पूरे संस्थान में शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि छात्र की मौत का पता चलते ही सुबह से हमगिरी हॉस्टल में गए और पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही छात्र मृतक के परिजनों को भी सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक छात्र के खौफनाक कदम उठाने से उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि मृतक आशीष शर्मा पढ़ाई में काफी अच्छा था। अब ये जांच में पता चल सकेगा कि किस वजह से आशीष ने ये कदम उठाया। हालांकि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बन के रह चुका है।
8.45 ऐसा कुछ उसका GPA था अभी तक का। अच्छा ही था लड़का, कोई उसमें हमारी तरफ से तो कुछ ही नहीं था। और हमने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर, जैसे योगा है, फिर आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्म कुमारीज है, फिर जिम ट्रेनर है, बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए की है। और जो बच्चे बोलना नहीं चाहते उनके लिए हमने ऑनलाइन भी yourdost.com की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, सब कुछ है। वो बच्चा ऐसा कुछ भी काउंसलिंग में भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छा लड़का था वो। अभी पुलिस अगली खबर हरिद्वार से। सिडकुल स्थित लोटस कंपनी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। हरिद्वार के रावली मजदूर में रहने वाले धर्म सिंह ने लोटस कंपनी में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक धर्म सिंह सुबह अपने घर से रोज की तरह कंपनी के लिए निकले थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर पहलू पर गहराई से जांच की जा रही है। जैसे ही सिडकुल पुलिस को घटना की सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हरिद्वार भेज दिया गया है। फिलहाल शव को आगे की जांच अभी भी जारी है। अगली खबर मसूरी से, जहां पर बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ी मूल के लोगों के लिए अपशब्द कहे जाने पर पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में हाल में लागू हुआ भू कानूनी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारी द्वारका एक होटल के सभागार में संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न समस्याओं एवं राज्य को बचाने को लेकर उत्तराखंड बचाव संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में तय किया गया कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार द्वारा पहाड़ियों को गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उत्तराखंड बचाव संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भारी संख्या में मसूरी में शहीद स्थल के हाथों में मशाल लेकर मसूरी से पैदल मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तब भी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो 1994 के उत्तराखंड आंदोलन के तहत मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार जल्द भू कानून को मजबूत और यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिविंग रिलेशनशिप के नियम में संशोधन नहीं करती है तो इसको लेकर भी जल्द ही पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी और उसका गठन मसूरी से हुआ था। और देखिए आप, मसूरी में 6 लोग की शहादत भी हुई, लेकिन अंततः जो है सरकारों को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य बना। आज 25 साल हो गए। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने गाली दी थी तो पहाड़ का स्वाभिमान जागा था और क्या हश्र हुआ। मुलायम सिंह भी उत्तराखंड में नहीं रह सका और न उसकी पार्टी यहाँ पर रह सकी। ऐसी ही भाजपा आज उत्तराखंड के स्वाभिमान को हल्के में ले रही है। आज इतने दिन हो गए हैं, पहाड़ी मुख्यमंत्री है, पहाड़ी अध्यक्ष है, मतलब हर कोई उत्तराखंडी पहाड़ी है। ये कोई दिल्ली में नहीं हुई घटना, पहाड़ में हुई है, उत्तराखंड में घटना घटी है। और संसदीय कार्य मंत्री ऐसे बयान दे, विधानसभा के अंदर सबसे उच्च संस्था हमारी है वहां दे, और विधानसभा अध्यक्ष इतनी कमजोर, उसकी योग्य ही नहीं है वो। तो हम तो जो है वो विधानसभा का जो मंत्री हैं उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबोध उनियाल जो पहाड़ विरोधी बयान दे रहे हैं उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। हम तो खंडूरी जो है उनके खिलाफ, और जो उनके भट्ट है यहाँ पे जो अध्यक्ष है भाजपा के, इन सब पहाड़ विरोधी और पहाड़ की जनता को डराने का काम कर रहे हैं। हम इन सब की इस्तीफे की मांग जो है भाजपा केंद्र से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, हमने चिट्ठी भी भेजी है। तो हमने आज जो यहाँ पे एक समिति बनाई है, उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति। ये जो है अब जो वर्तमान में मुख्य मुद्दा है वो तो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने का है। हमने 15 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री को कि इस बीच जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करें। यदि नहीं करते हैं तो मसूरी वो शहर है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया है, जहाँ से 6 शहादत हुई है। हम 15 दिन बाद मसूरी से एक विशाल जुलूस निकालेंगे, पूरे प्रदेश के लोग उसमें भाग लेंगे। उस दिन इनको पता लग जाएगा कि इसके बाद भाजपा भी सरकार का भविष्य उत्तराखंड से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र जो है भाजपा और मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेंगे। पैदल जुलूस निकालेंगे? हाँ जी, मसाल जुलूस पैदल जाएगा। सोच और समझ के साथ हमने 1994 के अंदर जो है इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी और राज्य हमें प्राप्त भी हुआ है। लेकिन इस राज्य की जो अवधारणा थी, जो हमारी सोच थी कि यहाँ जंगल, जल, जंगल जमीन पे हमारा अधिकार हो, लेकिन यहाँ पर जो सरकार कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारों इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो सब भू कानून जो लागू किया है
और यूसीसी से जो लागू करा है उसका हम घोर विरोध करते हैं। असली जो भू कानून, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमारी पहाड़ की जो लड़ाई थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन तमाम सवालों पे सरकार पीछे हटी हुई है। और साथ ही में आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है जिस तरह की बयानबाजी पहाड़ के लोगों के लिए करी है, साले शब्द कर जो प्रयोग करा है, उसके खिलाफ हमारा जो है आंदोलन चल रहा है। और आने वाले 15 दिन बाद हम यहाँ मसूरी के शहीद स्थल से देहरादून मुख्यमंत्री आवास तक मशाल जुलूस निकालेंगे और पैदल यात्रा करेंगे। अगर बात भी मानी जाती है उसके बाद आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के अंदर जो उबाल उठा हुआ है वो शांत होने वाला नहीं है और वो उसी तर्ज पे यहाँ मसूरी के अंदर भी जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। इस राज्य की जो अवधारणा थी, जो लड़ाई थी, सबसे पहले मसूरी से ही उठी थी और इस देश प्रदेश को बचाने की मांग भी मसूरी से ही। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो पहाड़ को गाली देने का काम करते हैं और वो भी सदन के अंदर। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, आपने ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर लिया, ये बहुत सोचने का विषय है। और इस प्रकरण में आज पूरे उत्तराखंड में हर व्यक्ति के मन में पीड़ा है और हर व्यक्ति की ये की मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उनको विधायक रहने का भी अधिकार नहीं है जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सदन के अंदर। आप क्या बोल रहे हो, पहाड़ियों को साले साले कैसे आपके मुंह से निकल गया? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी इतने हिटलरशाही हो गए? क्या खाते हैं वो? पहाड़ का अन्न खाते हैं ना, तो इतनी शर्म होनी चाहिए उन्हें कि पहाड़ियों को गाली दे। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं तुरंत हटाया जाना चाहिए और इनको उत्तराखंड से भी भगाने का काम होना चाहिए। इनको अधिकार ही नहीं है उत्तराखंड में रहने का। सदन के अंदर किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत शर्म का विषय है। और आज हमने जो यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे जाके एक विकराल रूप धारण करेगा। जिस प्रकार हमने 1994 में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और हमें उत्तराखंड मिला, तो आज भी ये तय मानो कि अगर ये मंत्री पद से नहीं हटते हैं तो उसी तर्ज पे आंदोलन होगा। और उत्तराखंड का वासी जो पहाड़ी व्यक्ति है, चाहे इसमें किसी जाति धर्म का हो, वो सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों को गाली देने वाले व्यक्ति को कतई माफ नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अकरौली में रहने वाली परमजीत कौर ने सिडकुल चौकी में तैनात कपिल कांस्टेबल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर हमारे पास चौकी से फोन आया और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि समझौता कर लो। हमारे द्वारा समझौता ना करने को कहा गया तो हमारे साथ कांस्टेबल कपिल ने मारपीट की, जिसको लेकर हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे साथ न्याय कराया जाए, लेकिन हमारी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और कपिल कांस्टेबल के द्वारा हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। वो हमारे घर आकर हमारे घर की बहू, बेटी एवं बच्चियों के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी तहरीर हम सितारगंज थाने में भी पूर्व दे चुके हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। 24 तारीख की बात है, सुबह 7 बजे की बात है। तो हमारी एक साली है, तो उनका आपस में पड़ोसी से विवाद हुआ था। तो ठीक है, हम भी चले गए थे। तो उसके बाद वहाँ पर उनकी आपस में मारा पीटी हुई। तो समझौते के लिए हमें चौकी में बुलाया था, वो हमारे नाम की रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे। तो हम जब चौकी से मुझे फ़ोन आया श्री सुनील चौहान का, तो उन्होंने बोला कि आओ तुम्हारा समझौता करा देते हैं, जो भी है आपस में लड़ाई वाली जो भी है, चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है दादी, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद उसके 15 मिनट बाद कपिल गुजर का फ़ोन आया था, कपिल कुमार गुजर का। तो सीधे उन्होंने बोला तू आ रहा है या फिर मैं बारात लेके आऊँ तुझे लेने के लिए। मैंने बोला ठीक है दादी, मैं पहुँचने वाला हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा, वहाँ पे 4-5 कांस्टेबल थे और एक आध वो भी थे, दीवान जी भी थे। तो उनके सामने तो वहाँ पे सब खड़े हुए थे। तब तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं करा कपिल ने। तो जब सारे सिपाही अपने अपने क्रम में चले गए थे। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार की माली हालत खराब हो चुकी है। अब सरकार खजाने में पैसा जमा करवाने के लिए मंदिर ट्रस्टों से अपील कर रही है। सरकार द्वारा जारी आदेश की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस मुद्दे पर हमीरपुर में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई हैं। बरसर भाजपा विधायक इंद्ररथ लखनपाल ने प्रदेश सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि सरकार के आदेशों को वापस ले, नहीं तो भाजपा सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने सरकार के आदेशों का भी समर्थन किया और कहा मंदिर ट्रस्टों में जमा है जनता का सारा पैसा और जनता की भलाई के लिए प्रदेश सरकार उसे खर्च करेगी। पूर्व विधायक बोले कि भाजपा कांग्रेस सरकार के हर फैसले पर राजनीति कर रही है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर बोले कि कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए असमर्थ है, इसलिए मंदिरों के पैसों को सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए प्रदेश के उपायुक्तों को जारी किए पत्र। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर हिमाचल में कांग्रेस सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है।
माध्यम से खबर हिमाचल प्रदेश में चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक लेटर फॉरवर्ड किया गया कि जो मंदिरों का पैसा है, ट्रस्टों का पैसा है, वो सरकारी खजाने में डाला जाए, क्योंकि सरकार को अपने द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, सुखाश्रय योजना है, सुख शिक्षा योजना है, वो चलाने में वो विफल हो गए हैं। सरकार के पास पैसा नहीं बचा, सरकार कंगाल हो गई है और अब सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए सनातनियों के पैसे की आवश्यकता पड़ गई, मंदिरों में जमा पैसे की आवश्यकता पड़ गई। और वो मंदिर जो सालों से सरकार के नियंत्रण में है, सनातनियों का पैसा सरकार के पास जाता है। कहां पर सनातनियों का पैसा सनातन बोर्ड बनकर सनातन को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं करी। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि वर्तमान मुख्यमंत्री को यह अपील करनी पड़ गई कि मंदिरों का पैसा सरकारी खजाने में डाला जाए, योजनाएं चलाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री जी लोगों के मतों के बाद इस प्रदेश के मुखिया बने और सरकार कांग्रेस की बनी है। और जो मुख्यमंत्री ने बोला तो वस्तुस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में राजस्व की है या आर्थिक रीति से है, वो हमसे भी समझते हैं और विपक्ष को भी चाहिए कि वो भी समझते हैं, लेकिन वो राजनीति करने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। लेकिन कोविड के वक्त इन्होंने भी इन मंदिरों का पैसा जो है वो बेहतरी के लिए मांगा था, और बेहतरी के कहते हैं कि हमने लोगों की भलाई के लिए मांगा था। तो सरकार का जो पैसा जाता है वो लोगों की भलाई के लिए लगता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे PWD में हो, चाहे हेल्थ में हो। तो ये सिर्फ इनको राजनीति करने आती है, ये समोसे की राजनीति करते हैं, मुद्दों की थोड़ी करते हैं। और इसी नीति को लेके जो अगर अपने गिरेबान में झांकें तो कोविड के वक्त में इन्होंने मंदिरों से पैसा लिया था लोगों के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री ने आज वस्तुस्थिति जो प्रदेश में आर्थिक है उसके लिए अगर इस बात को कह भी दिया और वो मिल भी जाए तो प्रदेश हित में लगेगा। और देश में आर्थिक तंगी लगी हुई है और इसके जिम्मेवार विपक्षी है, वो अपनी गलती को छुपाते हुए इन चीज़ों पे राजनीति करें। वो क्यों न जाके दिल्ली में अपनी सरकार में जाके इस बात को उठाएं कि वोट के लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें हम भी उतने हिस्सेदार हैं, हम भी चुन के गए हैं, तो जो भी सरकार का जो हिस्सा बनता है वो तो दें। अगर ना दे रहे हैं, अगर उसने मुख्यमंत्री ने एक अपना व्यूज़ रखा है और उसके लिए किया है तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये प्रदेश की जनता का पैसा है, प्रदेश के हित में लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा राजनीति करने की बजाय प्रदेश की जो वस्तुस्थिति है उसको समझना चाहिए और मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए वापस को। सरकार ने जो आदेश किए हैं ये सरासर गलत है और इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। यदि सरकार इन आदेशों को वापस नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी उग्र रूप धारण करके आंदोलन भी करेगी और विधानसभा में भी इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी इस बात को कहा है और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसका जो है कड़ी निंदा की है और आम जनता ने भी कड़ी निंदा की है कि जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया जो पैसा है वो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में नहीं लगना चाहिए। इससे मंदिरों को का रख रखाव के लिए और श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए, शौच इत्यादि के लिए अच्छे प्रावधान सरकार करे। उनको पर्यटन की दृष्टि से इन मंदिरों को बसाए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, पर्यटक आए और वहाँ पे अच्छा व्यवस्था बने, ढांचागत रूप से वहाँ विकास हो। ये थोड़े है कि आप योजनाएं बनाएं और उसके बाद मंदिरों के पैसों के ऊपर डाका डालें। हाँ, कभी आपदा आ जाती है, त्रासदी आ जाती है, उसमें तो एक सपोर्टिंग एंड हो सकता है, लेकिन हर मामले में आप मंदिरों के पैसे को आम जनता के जो श्रद्धालुओं ने जो एक आस्था के साथ पैसा चढ़ाया होता है उस पैसे से का आप दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी सहन नहीं होगा। माध्यम से खबर हिमाचल। अगली खबर सितारगंज से, जहां पर पूर्व विधायक नारायण पाल सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने एवं ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध लगाए जाने को जनभावना के खिलाफ करार देते हुए सरकार पर जमकर बरसे। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि वो स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर लगने से
गरीब तबके के लोगों को बिजली का उपयोग करने में मुश्किल हो रही है। सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर से उद्योगपति को लाभ पहुंचाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र कृषि प्रधान है, ऐसे में सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध लगाकर जनभावना पर कुठाराघात की है। ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध किसानों के हित में नहीं है। फैसले से जनभावना को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये फैसला अधिकारी ही ले रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि पहुंचेगी। आरोग्य प्रदेश बनाएंगे, फिर पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, फिर विद्युत प्रदेश बनाएंगे, अब खेल प्रदेश बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था जो है वो लचर और कमजोर होती जा रही है। और पॉलिटिकल तो लोगों ने ये सोच लिया कि पॉलिटिकल आदमी तो कोई खड़ा हो, थोड़ा सा ही विरोध करे या थोड़ा सा भी संघर्ष का रास्ता अपनाने की सोचे तो उसका दमन किया जाए। ये मुझे कहना है। मैं फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें देवभूमि स्पेशल।